हे गाइस, वेलकम टू विजन एक्सी क्लासेस। तो जैसे कि मैंने वादा किया था पिछला वीडियो में कि मैं जल्दी पार्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ गेट 2016 क्वेश्चन पेपर का मैं अपलोड करूंगा, सो आई कीप माय प्रॉमिस। अगर आप अभी भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख सकें। सो लेट्स चेक आउट द पार्ट 2 सॉल्यूशन। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टॉपिक। इस क्वेश्चन में बोला है कि द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए फेराइटिक स्टील इंक्रीज फ्रॉम 120 मेगापास्कल टू 150 मेगापास्कल व्हेन द ग्रेन साइज इज डिक्रीज फ्रॉम 256 माइक्रोमीटर टू 64 माइक्रोमीटर। एंड हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जब द ग्रेन साइज अगर फर्दर रिड्यूस हो जाए फ्रॉम 64 माइक्रोमीटर टू 16 माइक्रोमीटर, तब जो यील्ड स्ट्रेंथ है उसका कितना वैल्यू बढ़ेगा। सो लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। सो एज वी ऑल नो, द रिलेशन बिटवीन द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द ग्रेन डायमीटर कैन बी परफेक्टली डिस्क्राइब बाय द हॉल-पेच इक्वेशन। एंड ये जो इक्वेशन है वो है ये। तो इस इक्वेशन में जो सिग्मा एंड डी है ये हम लोग का यील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेन डायमीटर को दर्शाता है, एंड जो सिग्मा नॉट एंड के है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स है। इस क्वेश्चन में हम लोग को जब ग्रेन डायमीटर 256 माइक्रोमीटर था तब उसका कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेंथ दिया है 120 मेगापास्कल, एंड जब ग्रेन डायमीटर 64 माइक्रोमीटर है तब उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेंथ है वो 150 मेगापास्कल है। एंड हम लोग को कैलकुलेट करना है कि जब 16 माइक्रोमीटर है तब कितना मेरा यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जितना मेरा फाइन ग्रेन साइज होगा उतना ही मेरा यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, राइट। एंड क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है क्वेश्चन में, तो हम लोग को पहले दोनों कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू को निकालना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द थर्ड यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू। तो फॉर दैट क्या कर रहे हैं हम लोग, जो वैल्यूज गिवन है तो उससे हम लोग दो इक्वेशंस क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग का दो इक्वेशन दो अननोन, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, के को निकालने के लिए दोनों इक्वेशन का डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। तो बाय सिंपली डूइंग दैट हम लोग का जो के का वैल्यू है वो हम लोग का आ रहा है 0.48 इंटू 10 टू द पावर 6, राइट। ओके, एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉट which is the another constant। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो k का वैल्यू आया उसका वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, एंड बाय सिंपली डूइंग दैट द सिग्मा नॉट का जो वैल्यू है वो आ रहा है हम लोग का 90 मेगापास्कल। अभी हम लोग इजीली हम लोग के पास k का वैल्यू है, सिग्मा नॉट का वैल्यू है, जो थर्ड इक्वेशन बना के उसमें इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, एंड जो ग्रेन डायमीटर है जो थर्ड वो हम लोग का दिया है 16 माइक्रोमीटर। तो उसको पुट करने के बाद जो सिग्मा थी जो कि हम लोग का थर्ड वैल्यू है वो आएगा हम लोग का 210 मेगापास्कल, राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन में बोला है कि ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप का वैल्यू दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ बिलो व्हिच द मटेरियल विल एब्सॉर्ब रेडिएशन। एंड इस क्वेश्चन में हम लोग को प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू दिया है, स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू दिया है। सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू H न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। सो अल्टीमेटली द फार्मूला इज E इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा, एंड हम लोग को यहाँ पे लैम्डा को कैलकुलेट करना है। ये जो फार्मूला है इसको हम लोग को लैम्डा के टर्म्स में कन्वर्ट करके रखना है। लेकिन उससे पहले हम लोग का क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हम लोग का एनर्जी का वैल्यू गिवन है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन इसको हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी इनटू जूल। तो जो वैल्यूज है क्वेश्चन में हम लोग का प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, एंड एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके बैठाएंगे फॉर्मूला में। तो हम लोग का जो लैम्डा का वैल्यू है वो 6902 एंगस्ट्रॉम आएगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इन दिस क्वेश्चन बोला गया है कि हाफ सेल जिसके अंदर प्योर निकेल को डाला गया है एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग Na2+ आयंस ऑफ अननोन कंसंट्रेशन, एंड इसको गैल्वेनिकली कपल्ड किया गया है अनदर हाफ सेल कंसिस्टिंग ऑफ प्योर कैडमियम इमर्स इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम 2+ आयंस। एंड इसका जो टेम्परेचर दिया है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ निकेल एंड कैडमियम इज -2.5 वोल्ट एंड -0.4। द वोल्टेज ऑफ द सेल इज फाउंड टू बी 0। तो वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Na2+ इन द सॉल्यूशन, एंड इसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया है R का वैल्यू, एंड फैराडे कांस्टेंट का भी वैल्यू दिया है। चेक आउट द सॉल्यूशन। सो जो क्वेश्चन में गिवन है दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है निकेल और कैडमियम का। इफ वी अप्लाई द नस्ट इक्वेशन इनटू दिस सिचुएशन वी गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। ईएमएफ है वो 0 दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग 0 पुट करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है वो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए, एंड जो हम लोग का कैडमियम का दिया है कॉन्सेंट्रेशन वो 1 मोलर, एंड निकेल का हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, सो बाय सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन, and after that calculating at last we get the concentration of nickel which is 6.77 into 10 to the power -6 molar. So our next question is the match the following type question। इस क्वेश्चन में हम लोग को मैच करना है the following type of magnetic materials along with their corresponding examples। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है। लेट्स चेक आउट द एक्सप्लेनेशन। क्या देख रहे हैं हम लोग, जो Al2O3 कॉपर
गोल्ड ये कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायमैग्नेटिक, एंड जो सोडियम है वो पैरामैग्नेटिक के अंदर आता है अलॉन्ग विद एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम ऑल्सो। फेरीमैग्नेटिक के अंदर क्या आता है हम लोग का Fe3O4 NiFe2O4, ये कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेरीमैग्नेटिक। एंड फेरोमैग्नेटिक के अंदर आता है अल्फा फेराइट, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम, इट कम्स अंडर, सो द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन में बोला है जो गैलियम है वो डिफ्यूज हो रहा है प्योर सिलिकॉन वेपर के अंदर, सच दैट इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है आफ्टर डिफ्यूजन at a depth of 10⁻³ centimeter will be 1/2 of the surface concentration, and diffusion coefficient का वैल्यू दिया है गैलियम का in that temperature is 6 × 10⁻11 centimeter square per second. So we have to calculate the time of the silicon vapor should be heated in contact with the gallium vapor at this temperature. Okay, and the Gaussian error function का वैल्यू भी हम लोग को दिया है. So let's check out the solution. Cx है वो है half of Cs, ये क्वेश्चन में प्रोवाइड है, एंड क्योंकि वहां पे बोला था प्योर सिलिकॉन तो जो सी नॉट होगा वो हमेशा 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो फिक्स का सेकेंड लॉ का सॉल्यूशन का इक्वेशन है वो यूज करेंगे बाय पुटिंग सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन। हम लोग को जो गॉसियन एरर फंक्शन का वैल्यू मिल रहा है वो है 0.5। तो हम लोग का क्वेश्चन में गिवन था तो इसका वैल्यू भी 0.5 हो जाएगा, x/2√dt का भी, एंड d का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एंड x का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो बाय सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज इनटू दिस इक्वेशन जो t का वैल्यू है वो हम लोग का आ रहा है 1.66 सेकंड। सो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड ए बैच ऑफ स्फेरिकल टाइटेनियम नैनो पार्टिकल्स व्हिच आर यूनिफॉर्म इन साइज हैज अ स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ 125 meter square per gram. So if the density of titanium is given which is 4.23 gram per centimeter cube, we have to calculate the diameter of the particles in nanometer. So let's check out the solution. So from the question we are getting the value of specific surface area which is 125 meter square per gram, and जो डेंसिटी है वो गिवन है 4.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं सरफेस एरिया बाय मास, एंड मास को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। अच्छा, जो स्फेरिकल पार्टिकल है उसका हमेशा सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², एंड जो वॉल्यूम होता है स्फेरिकल पार्टिकल का वो है 4/3πr³। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाय मास, ये फॉर्मूला में हम लोग ये वाला वैल्यू बैठाएंगे इस तरफ, एंड सरफेस एरिया का क्या बैठाएंगे 4πr², एंड मास का क्या हम लोग बैठाएंगे वॉल्यूम टू डेंसिटी के टर्म में। तो डेंसिटी कितना है हम लोग का 4.23, एंड वॉल्यूम कितना है हम लोग का 4/3πr³ हम लोग करेंगे ऊपर और नीचे। तो हम लोग का जो है आर के टर्म में हम लोग का इक्वेशन मिलेगा, एंड तो यहाँ पे हम लोग सिंपली आर का टर्म में हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है वो है 5.67 नैनोमीटर। तो हम लोग को डायमीटर पूछा है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो सिंपली इनटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू है वो है 11.34 नैनोमीटर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो है हम लोग का पहले सिलेबस में हुआ करता था ओल्ड मेटल साइंस के सिलेबस में, लेकिन अभी ये सेक्शन हटा दिया गया है, लेकिन तब भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल x टेक्स अ वैल्यू बिटवीन 1 and √5। ओके, लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। सो fx क्या है हम लोग का 0.25 dx, राइट। अच्छा, हम लोग का यहाँ पे जो a है वो है वैल्यू 1 एंड b है √5, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करेंगे, सो बाय सिंपली प्लगिंग द वैल्यूज एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग हम लोग का जो वैल्यू आ रहा है वो है 0.5। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉलीमर। इस क्वेश्चन में बोला है कि 50 ग्राम ऑफ नेचुरल रबर का वल्कनाइजेशन में 10 ग्राम ऑफ सल्फर को हम लोग ऐड किए हैं। तो अगर जो मोनोमर टू सल्फर रेशियो अगर 1:1 हो तो द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्रॉस लिंक साइट्स कितना होगा परसेंटेज में। एंड इसमें जो है एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर दिया है 32 एटॉमिक मास यूनिट, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नेचुरल रबर दिया है 68 एटॉमिक मास यूनिट। लेट्स चेक आउट द सॉल्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ क्रॉस लिंक साइट्स व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को जो है पहले जो सल्फर का कितना मोल यूज किया गया है, कितना मोल ऑफ रबर को वल्कनाइज करने के लिए, वो हम लोग को पहले फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग का जो है जो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे कितना ग्राम ऑफ सल्फर यूज किया गया 10 ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32 ग्राम पर मोल। तो ग्राम बाई ग्राम पर मोल कट के हम लोग को जो है मोल किया जाएगा 0.3125, राइट। एंड रबर का कितना है हम लोग का 50 ग्राम यूज किया गया है, एंड उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 68 ग्राम पर मोल। तो ग्राम बाई ग्राम पर मोल जो है कट के अल्टीमेटली मोल आएगा, तो वो कितना आएगा 0.7352। तो हम लोग को सिंपली दोनों को डिवाइड करना है, इंटू 100 करना है, तो उसका जो आंसर है वो है 42.50%। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हीट ट्रीटमेंट। इट इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को जो फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दिया है चारों, इनको मैच करना है उनके जो माइक्रोस्ट्रक्चर आता है प्रोडक्ट में उसके साथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। लेट्स चेक आउट द एक्सप्लेनेशन।
explanation. So as we all know, during quenching martensite form, martensite क्या है, एक body sector tetragonal structure है and under microscope ये हम लोग को needle like structure दिखता है and martensite बहुत ही hard होता है and tempering क्या करते हैं हम लोग, जो martensite hard बना इस brittle भी होता है, तो इसको जो toughness को increase करने के लिए हम लोग फिर से इसको again reheating करते हैं। उसके चलते क्या होता है, जो iron covered precipitate form and normalizing से क्या होता है, हम लोग को perlite मिलता है, राइट। अच्छा, एंड ऑस्टेम्परिंग से हम लोग को बेनाइट मिलता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। एंड बेनाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन में बोला है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं कब। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, एट ऑल इंटेंसिटीज एज लॉन्ग एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज बिलो ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। So at first we have to know what is photoelectric effect. Photoelectric effect कुछ भी नहीं है, अगर एक मेटल्स के ऊपर हम लोग लाइट रेस को इंसिडेंट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस मेटल्स का लाइट रेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपना जिस ऑर्बिटल में वो मूव कर रहे थे उस ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अगर लाइट रेस का फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा है तब क्या हो जाएंगे, वो जो मेटल का सरफेस को छोड़ के आयोनाइज होके बाहर आए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसका ऊपर फ्रीक्वेंसी देने पे लाइट रे बाहर आता है उसका हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग क्या देखें कि जब ये मटेरियल के ऊपर हम लोग ऐसा लाइट रे देंगे एंड उस लाइट रे का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल से ज्यादा हो तब इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा जो कि वेवलेंथ, तो ये जो रूल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम लोग इंसिडेंट लाइट देंगे एंड उस लाइट का वेवलेंथ हमेशा कम होना चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ऑफ द मेटल, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ऑलवेज एन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। So in the last question we have to calculate the angle between 1-1-10 and 1-1-1 direction in the cubic system. So let's check out the solution. So in order to solve this question we have to use this formula, and by simply plugging the values of the direction and we can get the value of cos theta is 2/√6 by simply inversing the cos, जो theta का value होगा वो है 35.31 degree. So that's all about. Thank you. Please subscribe to our channel for further updates.